हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी स्टार ट्यूटोरियल। तो इस सेशंस के इंसान हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग यूजीसी नेट जून 2026 का जो एग्ज़ाम हुआ है, तो जो इसमें स्टैटिस्टिक्स एज एक न्यू सब्जेक्ट जो ऐड किया गया है, तो इसके हम लोग कंप्लीट पेपर एनालिसिस हम लोग करेंगे। ठीक, कि इसमें क्वेश्चन पेपर कैसा बना हुआ है, क्वेश्चंस टॉपिक वाइज किस तरीके से बने हुए हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बने हुए हैं, और साथ में इसका अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो ये भी हम लोग इस सेशंस के इनसाइड हम लोग लेके डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, यूजीसी नेट का अगर हम एग्ज़ाम की बात करते हैं तो साल में ये 2 बार होता है, जून और दिसंबर में होता है। और ये जून 2026 का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें स्टैटिस्टिक्स एक नया सब्जेक्ट ये ऐड किया गया है। इससे पहले स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट इसमें ऐड नहीं किया गया था, पर इस बार जो ऐड कर दिया गया, तो आप में से जो भी स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा खासा एक कह सकते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसको क्वालिफाई करके वो JRF बेस्ड इसमें हो सकते हैं, और उसके साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं, साथ में वो PhD में भी एनरोल ये कर सकते हैं। तो एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके वो टीचिंग फील्ड में अपना ये कैरियर ये बना सकते हैं। तो फिलहाल हम अगर इसके सिलेबस की बात करते हैं, फर्स्ट एज इट हम लोग क्या करेंगे, इनके अपने सिलेबस को देखेंगे, और सिलेबस में जो टॉपिक मेजर इसके अपने जो टॉपिक हैं, टॉपिक एंड सब टॉपिक, एंड उसी के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ जो क्वेश्चन जो बने हुए हैं उनको भी लेके हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ में उसके अपने जो एक्सपेक्टेड ये कट ऑफ हैं। तो अगर हम इसके पेपर्स की बात करते हैं, तो पेपर में जो स्टैटिस्टिक्स जो पेपर्स हैं, या बाकी और यूजीसी नीट के इनसाइड और भी सारे जो पेपर्स जो बनते हैं, उसमें पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड को लेके ये इसका एक कंप्लीट एक पेपर ये तैयार होता है। ठीक, तो पेपर फर्स्ट में ये टीचिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड को लेके ये होता है, और जो पेपर सेकेंड की बात करते हैं, वो अपना जो कोर सब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ पे कोर सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स है, तो उनको लेके क्वेश्चंस ये तैयार किया जाता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेपर्स में 150 क्वेश्चंस बनते हैं। 50 क्वेश्चन जो होते हैं ये इसके अपने टीचिंग एंड रिसर्च जनरल एप्टीट्यूड को लेके बनते हैं, जो एक कॉमन सिलेबस होता है। बाकी जितने भी सारे यूजीसी नेट के इनसाइड पेपर्स होते हैं, पेपर फर्स्ट एज ए क्या होता है, कॉमन होता है, सिलेबस उसका अपना कॉमन होता है, जिससे 50 क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी अगर कोर सब्जेक्ट में आते हैं, तो कोर सब्जेक्ट जैसे हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो इससे 100 ऑफ क्वेश्चंस ये बनते हैं। तो इस तरीके से अगर टोटल देखा जाए तो 150 क्वेश्चंस ये बनते हैं। अब अगर हम इनके सिलेबस को लेकर डिस्कस करते हैं इसके पेपर वाइज, तो जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट इसमें अगर हम देखते हैं, तो पेपर फर्स्ट के इनसाइड टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है। ठीक, या टीचिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड भी हम इसको बोल सकते हैं। फिलहाल इसमें जो नेम है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसका कोड अपना ये 00 है। इसमें फर्स्ट यूनिट फर्स्ट जो है टीचिंग एप्टीट्यूड्स को लेके ये इसमें इन्वॉल्व किया, बाकी इसके ये मेजर टॉपिक है, और ये इसके अपने क्या है, सब टॉपिक है जो इसमें दिया गया। ऐसे ही हम बात करते हैं यूनिट सेकेंड में, तो ये सब फर्स्ट यूनिट्स का। जो यूनिट सेकेंड है वो रिसर्च एप्टीट्यूड को लेके ये बनाया गया है, इसका अपना सिलेबस ये है, जिसमें रिसर्च मीनिंग टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी ये सब जो टर्म जो दिए गए हैं। एंड देन इसके साथ साथ हम लोग यूनिट थर्ड की बात करते हैं, तो यूनिट थर्ड में कंप्रेहेंसिव टाइप के ये है। फिर यूनिट फोर्थ जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड ये है। एंड इसी के साथ साथ अगर इसमें आ जाते हैं यूनिट फिफ्थ जो है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, इसका अपना ये हो गया। साथ में अगर आप इसके सिलेबस को देखते हैं, यूनिट 6 जो है लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड है। एंड यूनिट 7 जो है डेटा इंटरप्रिटेशंस, और यूनिट जो 8 जो है 8 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एंड यूनिट जो 9th है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। और उसके साथ साथ इसमें आते हैं तो यूनिट जो 10 है वो हायर एजुकेशन सिस्टम ये है। तो ये टोटल 10 ऑफ यूनिट है, और इन 10 ऑफ यूनिट्स को मिला के ये इसके अपने पेपर फर्स्ट का सिलेबस ये तैयार ये होता है। तो सिलेबस तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक रफली बेसिस पे बता दिया गया, उसके जो मेजर टॉपिक, बाकी इसके सब टॉपिक के इनसाइड भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये तो हम लोग पिछले लेक्चर्स में लेके डिस्कस भी किए हैं। अब इसमें जो नोट में मेंशन कर दिया गया है कि 5 क्वेश्चन ईच कैरिंग 2 मार्क्स टू बी सेट फ्रॉम द ईच मॉडल। तो टोटल 10 मॉड्यूल है या 10 यूनिट्स कर सकते हैं।
तो ईच एंड एवरी मॉड्यूल या यूनिट से 5 क्वेश्चंस बने हुए, तो इनके अकॉर्डिंग तो हम लोग यही एज्यूम करके चलते हैं। और रफली बेसिस पे अगर देखा जाए तो पेपर फर्स्ट में इसी तरीके से क्वेश्चंस ये हैं, ठीक। कुछ माइनर से चेंजेज हो सकते हैं, पर ये 10 मतलब 50 क्वेश्चन इसी तरीके का है, ठीक। अब जो नेक्स्ट इसकी अगर हम बात करते हैं, इसके साथ साथ और भी जो चीज़ें इसमें हैं, जो पेपर सेकेंड है, पेपर सेकेंड कोर सब्जेक्ट होता है, जिसमें हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का अपना जो कोड है 107 है। अगर इसके यूनिट वाइज हम लोग चलते हैं तो इसमें यूनिट फर्स्ट रियल एनालिसिस एंड मैट्रिक्स अलजेब्रा, एंड इसमें अगर आप देखते हैं तो इसके अपने सिलेबस के इनसाइड क्या क्या टॉपिक ये हैं, ये सब इसके टॉपिक में इसमें क्या किया गया है मेंशन ये कर, इसमें रियल एनालिसिस और उसके साथ साथ मैट्रिक्स अलजेब्रा को लेके ये इसका अपना सिलेबस ये बना हुआ है। फिर अगर यूनिट सेकेंड इसमें आ जाते हैं तो यूनिट सेकेंड में प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। फिलहाल अगर आप यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो इन्होंने यूनिट फर्स्ट दिया है, नेम दिया है, और इस केस में इसको इन्होंने क्या किया है, ये जो टर्म है इसको यूनिट सेकेंड किया है। लेकिन मैं अपने मतलब यहाँ पे सुविधा अनुसार हम कह सकते हैं कि फर्स्ट हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, तो सिलेबस को समझने में थोड़ा सा ईजी होता है। तो इस तरीके से हमने यूनिट को इंटरचेंज किया है। तो यूनिट फर्स्ट जो प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो था, तो उसके जगह पे रियल एनालिसिस एंड मैट्रिक्स अलजेब्रा कर दिया गया, एंड यूनिट सेकेंड प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशंस कर दिया, मैथमेटिक्स को टोटली सेपरेट कर दिया गया। तो इस तरीके से हो गया। अब इसके बाद हम इसमें कह सकते हैं यूनिट थर्ड जो है, इसमें सैम्पलिंग मेथड एंड डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट ये है। तो इसमें सैम्पलिंग मेथड भी और उसके साथ साथ डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट भी इसमें क्या है इंक्लूड है, बाकी इसके अपने सिलेबस है। प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशंस में जितने भी सारे बेसिक जो प्रोबेबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट हैं, साथ में डिस्ट्रीब्यूशंस के अपने जो कॉन्सेप्ट हैं, उनको लेके ये सिलेबस ये तैयार किया गया, ठीक। सैम्पलिंग में जो सैम्पलिंग सर्वे से रिलेटेड और साथ में डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, यहाँ से इसके अपने सिलेबस को देखते हैं तो ये भी इनके अपने सिलेबस ये हैं। और उसके साथ साथ इसमें अगर हम लोग आ जाते हैं यूनिट 4 जो एस्टिमेशन थियरी, जिसमें पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन एंड नॉन पैरामेट्रिक इन्फरेंस है, तो ये इनके अपने सिलेबस को तैयार करता है, मतलब यूनिट 4 को ये तैयार करता है, ये जो बाकी इसके जो सब टॉपिक मिलके, ठीक। फिर यूनिट 5 जो होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की बात करते हैं। ऐसे इसमें आ जाता है यूनिट 6 की बात कर लीनियर एस्टिमेशन, रिग्रेशन एनालिसिस यानी इकोनोमेट्रिक्स हो गया। तो ये 3 आप ऐसे कहिए कि यूनिट कहिए, 3 आप यूनिट्स को मिला के यूनिट इसमें 6 एज ए तैयार किया जा रहा है। मतलब ये अलग अलग एक टॉपिक है, कह सकते हैं, ये अलग अलग पेपर्स हैं, इनको मिला के ये ऐसे ये तैयार किए जा रहे हैं, ठीक। यूनिट 7 आ जाता है टाइम सीरीज है, तो ये भी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स ये सिलेबस ये है, बेसिक और उसके साथ साथ एडवांस बेसिस पे ये टाइम सीरीज से रिलेटेड। फिर इसमें आ जाइए नेक्स्ट, इसमें मल्टीवेरिएट एनालिसिस, स्टोकास्टिक प्रोसेस जो 9th यूनिट्स हो गया, एंड उसके साथ साथ इसमें इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, इनको मिला के ये अगर देखा जाए तो टोटल 10 ऑफ यूनिट्स क्या हैं, ये इसमें स्टैटिस्टिक्स के अपने सिलेबस को ये तैयार करते हैं, ठीक। जिसमें जो 10th यूनिट जो है इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पेपर फर्स्ट जो है वहाँ पे भी टोटल 10 यूनिट्स हैं, एंड पेपर हम सेकेंड की बात करते हैं तो इसमें भी टोटल 10 यूनिट्स हैं। पेपर फर्स्ट से अगर देखा जाए तो 50 आप क्वेश्चंस बनते हैं, और पेपर सेकेंड से 100 आप क्वेश्चन, तो इस तरीके से 150 क्वेश्चंस ये बन जाते हैं। अब नेक्स्ट जब हम इसके ऐसे टॉपिक एंड सब टॉपिक को लेकर डिस्कस कर लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड, तो अगर इसके ईच एंड एवरी जो यूनिट है उस यूनिट के अकॉर्डिंग कितने सारे क्वेश्चन इस बार बने हुए हैं। और इस बार की जब हम बात करते हैं तो जून 2026 की हम बात कर रहे हैं, और जून 2026 में स्टैटिस्टिक्स एक नया सब्जेक्ट ऐड किया गया है, और फिर उसको लेके ये एग्ज़ाम ये कराया गया, ठीक। तो पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चंस ये बनते हैं, और उसमें ऑलरेडी मेंशन नोट में मेंशंस कर दिया गया है कि इसमें ईच एंड एवरी जो यूनिट्स हैं उससे 5 क्वेश्चन, यानी ईच एंड एवरी क्वेश्चन
जो होता है उसमें 2 मार्क्स का होता है। तो अगर पहले तो पेपर पैटर्न को समझते थे, जैसा मैंने आप सभी को बताया कि टोटल इसमें 150 क्वेश्चंस बनते हैं। पेपर फर्स्ट से 50 क्वेश्चंस होते हैं एंड पेपर सेकंड की बात करते हैं तो 100 क्वेश्चंस ये होते हैं। ये पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड होने का मतलब ये अलग अलग पेपर नहीं है, ये एक सिंगल पेपर के इनसाइड पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड है। तो पेपर फर्स्ट का मतलब ये है कि उसमें जो इसका जो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड को लेके जो क्वेश्चंस ये है वो 50 क्वेश्चंस हो गया और 100 क्वेश्चंस आपके अपने कोर सब्जेक्ट से ये हो गया। अब जब पेपर सेकेंड की बात करते हैं तो पेपर सेकेंड में फर्स्ट जो यूनिट रियल एनालिसिस एंड मैट्रिक्स अलजेब्रा है। तो इस बार रियल एनालिसिस से जो क्वेश्चन जो बना हुआ है वो 5 क्वेश्चंस रियल एनालिसिस से बना हुआ है और मैट्रिक्स अलजेब्रा की बात करते हैं तो इससे 3 क्वेश्चंस बना हुआ है। तो टोटल 8 क्वेश्चंस ये हो गया। ठीक, जो 5 क्वेश्चन जो रियल एनालिसिस से बने हुए हैं वो जैसे मैक्सिमा मिनिमा से हो गया, मैक्सिमा मिनिमा बेस्ड ये हो गया। अब मतलब ऑप्टिमाइज फंक्शंस को ऑप्टिमाइज करना है और उसके साथ साथ उसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। और बाकी मैट्रिक्स अलजेब्रा की बात करते हैं तो इसमें रैंक से रिलेटेड हो गया, वेक्टर बेस्ड ये क्वेश्चंस हो गए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से बने हुए। प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन से टोटल इसमें 18 क्वेश्चंस ये बना हुआ है। ठीक, और प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और स्टैट्स का बिल्कुल बेसिक पार्ट है ये। ठीक, स्टार्टिंग हम लोग अगर प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इंट्रोडक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स से लेकर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फिर प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल तक ये हम लोग लेके चलते हैं। उसके बाद लॉ ऑफ लार्ज नंबर भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो टोटल 18 क्वेश्चंस ये यहाँ से बना हुआ है। फिर इसमें सैम्पलिंग मेथड एंड डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो 6 क्वेश्चन सैम्पलिंग मेथड से, जिसमें सैम्पलिंग मेथड्स के डिफरेंट टाइप जो सैम्पलिंग सर्वे होता है, जिसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, इसमें सिस्टमैटिक, क्लस्टर, पीपीएस, ये सब जो सैम्पलिंग है उनसे अपने क्वेश्चंस बने हुए हैं। फिर इसमें डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट से 4 क्वेश्चंस ये बना हुआ है। टोटल मिला के 10 क्वेश्चंस ये यहाँ से हो गया। ऐसे एस्टिमेशन थियोरी में, एस्टिमेशन थियोरी के इनसाइड अनबायसनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये हैं। उसके बाद एमएलडी बेस्ड हम कह सकते हैं, इंटरवल से रिलेटेड ये। तो टोटल इससे 7 क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से 10 क्वेश्चंस यहाँ से 10 इसमें बने हुए। ठीक, लीनियर एस्टिमेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस एंड इकोनोमेट्रिक्स। लीनियर एस्टिमेशंस में खासकर एस्टिमेबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन एस्टिमेबल है कि नहीं है। रिग्रेशन एनालिसिस और इकोनोमेट्रिक्स में इससे टोटल ये 11 क्वेश्चंस हैं। 4 क्वेश्चंस ये लीनियर एस्टिमेशन से बने हुए हैं, रिग्रेशन एनालिसिस से 2 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन जो इकोनोमेट्रिक्स से ये बने हुए हैं। ठीक, टाइम सीरीज की अगर बात करें तो टाइम सीरीज से टोटल 10 क्वेश्चंस बने हुए हैं। ऐसे मल्टीवेरिएट एनालिसिस अगर देखा जाए तो 9 क्वेश्चंस ये बने हुए हैं। ठीक, और इसमें टोटल तो 10 यूनिट्स हैं। तो इस तरीके से जो रेस्ट ऑफ जो 2 यूनिट्स हैं, स्टोकास्टिक प्रोसेस जिसमें मार्को चेन की बात की जाती है, इससे 9 क्वेश्चंस ये बने हुए हैं। ठीक, एंड सेम अगर हम इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करते हैं तो इससे टोटल 8 क्वेश्चंस ये बना हुआ है। इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम से 2 क्वेश्चंस हैं और रिसर्च मेथोडोलॉजी से 6 क्वेश्चंस ये बना हुआ है। ठीक, इसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चंस वेरी कर सकता है। ठीक, पर यह है कि जो हमने पेपर को एनालाइज किया है और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हमने जब उसमें सर्च किया है तो टॉपिक वाइज हमको इस तरीके से क्वेश्चंस ये मिले। तो वही चीज़ें हमने आप सभी के सामने रखा हुआ है। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जैसे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं तो इसका कुछ क्वेश्चन अनदर टॉपिक में भी जाके इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक, जैसे अगर यहाँ पे बाइवेरिएट डेटा का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं तो मल्टीवेरिएट का कुछ क्वेश्चन बाइवेरिएट डेटा बेस्ड भी आ जाता है, तो वो थोड़ा सा वेरीज में कर सकता है। ठीक, पर यह है कि जब क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया गया है तो इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिले। और अगर इसके क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं तो 1 क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स का बनता है। तो टोटल इसमें 150 क्वेश्चंस ये हैं तो 300 मार्क्स बेस्ड ये बन जाता है। इसमें इसके पेपर्स बनते हैं
और ये पेपर्स निगेटिव मार्किंग ये नहीं होता है। तो एक बेनिफिट ये है कि आप इसमें 150 क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चंस भी आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर मैटर वो नहीं करता है, इसमें एक्यूरेसी आपका मैटर करता है कि आपको कितना इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको पता है और कितना सही आप इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। आप 150 का 150 भी अटेम्प्ट कर लेंगे और अगर आपकी एक्यूरेसी सही नहीं है, जो भी आपने क्वेश्चंस किया सब गलत हो गया, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये है कि जो भी हमारे इसमें हम जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें हमारी अपनी एक्यूरेसी होनी चाहिए, आंसर हमारा टू द पॉइंट ये होना चाहिए। अगर हम इसके क्वेश्चन पेपर की पैटर्न की बात करते हैं, ये तो हो गया कि सिलेबस हम लोग लेकर डिस्कस किए और उसके साथ साथ जो इसके जो मेजर आप जो टॉपिक हैं, मतलब स्टैट्स के इनसाइड टोटल 10 ऑफ यूनिट्स हैं, तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो इक्वल वेटेज के अकॉर्डिंग हम लोग करें तो ईच एंड एवरी यूनिट से 10 क्वेश्चन ये बनना चाहिए, पर ऐसा नहीं है इस बार। तो फिलहाल ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को नहीं मिला है, ठीक। तो 10 नहीं, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किसी से 8 क्वेश्चन, किसी से 18 क्वेश्चन, किसी से 10 है, तो इक्वल वेटेज पे तो नहीं चल रहा है। एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे इक्वल वेटेज मैटर नहीं करेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेरिएशंस हो सकता है यूनिट वाइज, तो ये। अब इसके जो क्वेश्चन पेपर के इनसाइड जो क्वेश्चन जो बने हुए हैं, उन क्वेश्चन पेपर के अगर हम पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड ये क्वेश्चन पेपर तो होता है, ठीक। तो एक क्वेश्चन दिए गए हैं और उसके बेस पे 4 ऑप्शंस, ठीक। फिर क्वेश्चंस, स्टेटमेंट और फिर उसके 4 ऑप्शंस, तो ये सेकेंड टाइप क्वेश्चंस हो गए। फिर इसमें हम कह सकते हैं मैच द कॉलम से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, ये तीसरे टाइप का क्वेश्चंस हो गया। और फिर इसमें पैराग्राफ देके पैराग्राफ से क्वेश्चंस तैयार किए गए, तो ये चौथे टाइप का क्वेश्चन। तो इस तरीके से फोर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और बाकी अगर थोड़ा बहुत वेरिएबिलिटी करते हैं तो एक आध टाइप का और भी क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाता है। लेकिन मेजर अगर देखा जाए क्वेश्चन पेपर में तो 4 टाइप के ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, और ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ये क्वेश्चंस ये होते हैं, ठीक। इस तरीके के ये क्वेश्चन पेपर इसके अपने बने हुए हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई। तो सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की बात कर लिए, साथ में यूनिट वाइज कितने सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये पूछे जा रहे हैं, तो ये भी हमारा हो गया। अब अगर हम लोग बात करते हैं, जब इस तरीके से ये पेपर ये बना हुआ है और ये फर्स्ट टाइम जून में इसका मतलब जून 2026 से इसकी स्टार्टिंग हुई, ऐसे समझिए, मतलब इस पेपर की अपनी स्टार्टिंग हुई है और पहला मतलब फर्स्ट टाइम ये हुआ है, पेपर ये हुआ है। तो अब इसका कट-ऑफ कितना बन सकता है, ठीक। तो मैंने यहाँ पे जैसे जिस पेपर को एनालाइज किया है, तो पेपर को एनालाइज करने के बाद हमने अपना एक ओपिनियन रखा है, ये एग्जैक्ट कट-ऑफ ये नहीं हो सकता है, ठीक। पेपर कोड इसमें 107 ये है। सब्जेक्ट की बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स है, और बाकी अगर हम कैटेगरी वाइज अगर कट-ऑफ की कंसीडर करते हैं तो अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी, हमने बस इसी को जनरली इसको लेके कंसीडर किया। 11 बेस जो कट-ऑफ इसमें है, अनरिजर्व का 200 से लेकर 220, ऐसे ओबीसी की अगर बात करते हैं तो 180 से लेकर 200 के बीच में, ईडब्ल्यूएस को लेकर देखा जाए तो 190 से लेकर 210 के बीच में, बाकी और भी सारी ये दिए गए। ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बात करते हैं तो इसमें तो 180 से लेकर 200 के बीच में, और अगर इसमें देखा जाए पीएचडी, अगर ओनली पीएचडी बेस्ड ये तो 160 से लेकर 180 के बीच में। ये जो मैंने यहाँ पे जो कट-ऑफ जो रखा हुआ है, इस कट-ऑफ को हमने जो इसके अपने जो और भी सारे जो क्वेश्चन पेपर हैं उसी को बेस मान के हमने रखा हुआ है, क्योंकि हमने जितने भी सारे क्वेश्चन पेपर को देखा है, जो भी इसके इनसाइड क्वेश्चन पेपर जो कराए जा रहे हैं, ठीक, यूजीसी नेट के थ्रू, तो उसमें यही एक रेशियो एक चल रहा है। तो इस मतलब ऐसा हम मान के चल सकते हैं कि इस पेपर का भी कट-ऑफ कुछ इसी के नियर अबाउट रहेगा। लेकिन ये फर्स्ट टाइम एज इसको इंट्रोड्यूस किया गया है यूजीसी नेट के इनसाइड, तो इससे कम भी इसका कट-ऑफ ये जा सकता है,
इससे कम कट ऑफ जाने का मतलब ये है कि ये जितना भी इसमें जो इसका मिनिमम किया गया है, इसमें से 20 आप लेस कर दीजिए, 20 माइनस कर दीजिए। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 180 टू 200 के बीच में। फिर अगर इसको करेंगे तो 160 से लेके 180 के बीच में। हमने यहाँ पे 20 का मार्जिन रखा हुआ, प्लस माइनस का मार्जिन रखा हुआ है। तो इस तरीके से ये भी हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये पेपर से जो इंट्रोड्यूस किया गया है, तो कट ऑफ इससे लो भी जा सकता है, ठीक, या एज इट इसी के बेसिस पे ये जा सकता है, क्योंकि पेपर इजी था, फर्स्ट टाइम एज इंट्रोड्यूस किया गया है, पेपर को मतलब कराया जा रहा है। तो पेपर इस बार इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चंस फार्मूले बेस्ड ये थे, क्वेश्चंस पे बहुत कुछ ऐसा ट्विस्टेड फॉर्म में आपको देखने को नहीं मिला होगा, ठीक। तो कट ऑफ ज़्यादा जाने के भी चांस हैं, या हम कह सकते हैं इससे 20 माइनस भी होने के चांसेस हैं, ठीक। बाकी वो देखा जाएगा कि उसका अपना क्या किस तरीके से कट ऑफ ये बनाते हैं, पर ये है कि अगर पेपर को एनालाइज किया जाता है तो इस तरीके के कुछ आंसर उसमें निकलते हैं, मतलब इतना ये हो सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, ये हमने अपना एक ओपिनियन रखा हुआ है पेपर को एनालाइज करने के बाद। इससे कम भी हो सकता है, इससे बेसी भी हो सकता है, मतलब ज़्यादा कम भी हो सकता है, ठीक। तो वो तो जब एनटीए के थ्रू मतलब जो अपना जो आंसर की जब रिलीज किया जाएगा, तो आंसर की तो रिलीज कर दी, मतलब रिस्पॉन्स शीट तो आ ही गया है, और उसमें एक टाइम ड्यूरेशंस भी दिया गया था कि इसमें 3 डे का टाइम 16, 17 और 18, जिसमें अगर आपको अपने आंसर की को चैलेंज करना है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो अगर आपने इस एग्ज़ाम को दिया है तो आप इसको कर भी सकते हैं। बाकी यहाँ से हमने एक जनरल एक ओपिनियन रखा है, जिससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आप इस मार्क्स में आते हैं तो अपने आप को आप सेफ इसको सेफ फील कर सकते हैं कि हाँ हमारा इस बार क्वालिफाई ये हो जाएगा, ठीक। पर ये भी है कि हम यहाँ पर आप सभी को बताना चाह रहे हैं कि ये एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, ये एक ओपिनियन रखा गया है, पेपर को एनालाइज करने के बाद ही इसमें ये रखा गया है, ठीक। बाकी अगर आपको यूजीसी नेट स्टैट दिसंबर 2026 को टारगेट करके चलना है और इसको और भी डिटेल में आपको इसके सिलेबस को आप पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ बुक भी रिकमेंडेड किया हुआ है। आप अगर इन बुक को फॉलो करते हैं, ठीक, तो इसके सिलेबस को आप काफ़ी अच्छे से कवर कर लेते हैं। जैसे अगर प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट को कवर करना है तो एससी गुप्ता की जो मैथमेटिकल स्टार्सिस की बुक, अगर आप इसको भी फॉलो कर ले जाते हैं तो भी आपको जाएगा। एडिशनल इसमें हमने 2 बुक को और रखा हुआ है। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस को पढ़ने के लिए आपको यही बुक सफिशिएंट ही है, उसके साथ साथ इसमें जो मनोज श्रीवास्तव की जो बुक आती है आप उसको भी फॉलो ये कर सकते हैं। ऐसे अगर हम ये कह सकते हैं इसमें स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के लिए ये भी है और ये भी सारी बुक ये हैं। अगर आपको स्टोकास्टिक प्रोसेस को पढ़ना है तो इसमें जे मेहदी की बुक बहुत ही अच्छी है, मेहदी जेबी की बुक बहुत अच्छी है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक। और मैट्रिक्स से रिलेटेड अगर आपको थ्योरेटिकल पार्ट आपको पढ़ना है तो सिंह ए की जो बुक है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स थियरी, मैट्रिक्स जब आप पढ़ते हैं तो आपको लीनियर एस्टिमेशन से रिलेटेड और उसके साथ साथ इसमें रिग्रेशन एनालिसिस और इकोनोमेट्रिक्स बेस्ड प्रॉब्लम भी आप कर ले जाते हैं। तो ये सब यहाँ से इसके अपने सिलेबस ये दिए गए। डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आपको पढ़ना है तो आप इस बुक को, डी जोशी की बुक है बहुत अच्छी है। और साथ में जो अपने जो सिलेबस में जो दिया डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट दिया गया, तो एससी गुप्ता की जो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की जो बुक है उसको भी अगर आप फॉलो करते हैं तो भी आपके क्वेश्चन ये हो जाएंगे। जो इस बार का जो क्वेश्चन पूछा गया तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट नहीं किया गया है, डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड ही पूछे गए, ठीक। इसमें लीनियर मॉडल को और भी डिटेल में आपको पढ़ना है तो इसमें रेंजर एल्विन सी रेंजर की बुक आती है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर रिग्रेशन एनालिसिस को अगर आपको पढ़ना है, रिग्रेशन एनालिसिस मतलब इन दोनों बुक को डी जोशी और साथ में ये जो बुक एल्विन सी रेंजर और मोंटोगोमरी की जो बुक है तो इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक। इसमें इकोनोमेट्रिक्स से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट आता है, इकोनोमेट्रिक्स को आप इसमें शहजाद चौधरी की जो बुक आती है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छे से उसमें दिया गया है। साथ में अगर मल्टीवेट एनालिसिस की बात करें तो मल्टीवेट एनालिसिस के लिए जॉनसन, जिसमें जो आर ए जॉनसन का जो बुक इसमें है और TW एंडरसन की जो बुक है मल्टीवेट एनालिसिस के लिए, ठीक।
फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स ये सैम्पलिंग सर्वे के लिए, और उसके साथ साथ डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के लिए इस तरीके का जो सिलेबस है उनको आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक, ये भी सैम्पलिंग सर्वे के रिलेटेड है। साथ में ये भी सुखात्मे की जो बुक आती है और दास गुप्ता की जो बुक है फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है, तो ये जो बेसिक आप जो स्टैटिस्टिक्स जैसे प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो पार्ट है आप इसको भी यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो ये तो कुछ बुक हो गए जिनको अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो हम इस पेपर में काफ़ी अच्छा खासा ये कर सकते हैं। ठीक, तो ये इसके अपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो गए, और उसके साथ साथ इनके अपने अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में जो यूनिट है, यूनिट के अकॉर्डिंग कितने नंबर आप क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं। ठीक, और उसके साथ साथ इनके अपने जो सिलेबस है, तो स्टैटिस्टिक्स के इनसाइड अगर देखते हैं जो पेपर सेकेंड है इसमें टोटल 10 ऑफ यूनिट्स ये हैं। 10 ऑफ यूनिट्स में अगर देखा जाए तो यहाँ से फर्स्ट इसमें रियल एनालिसिस एंड मैट्रिक्स अलजेब्रा हो गया। उसके बाद यहाँ से यूनिट सेकेंड इसमें देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशंस हो गए। यूनिट थर्ड में इसमें सैम्पलिंग मेथड एंड डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट हो गया। फिर इसमें अगर यूनिट फोर्थ की बात करते हैं तो एस्टिमेशन थियरी, एंड यूनिट फिफ्थ जो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। फिर इसमें लीनियर एस्टिमेशन, रिग्रेशन एनालिसिस एंड इकोनोमेट्रिक्स ये हो गया। टाइम सीरीज, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, स्टोकास्टिक प्रोसेस, उसका इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम एंड रिसर्च मेथडोलॉजी। तो ये जो होता है पेपर सेकेंड को तैयार करता है। ठीक, और पेपर फर्स्ट अगर देखा जाए तो ये एक कॉमन सिलेबस होता है, और लगभग ये मतलब जितने भी सारे पेपर्स हैं तो मतलब इन्हीं सिलेबस को लेते हुए क्वेश्चंस ये बनते हैं उसमें। ठीक, तो इस तरीके से ये इसके अपने पेपर ये तैयार होते हैं। और पेपर जनरली हम यहाँ पे इस सेशंस में हम लोग बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स बेस्ड ये है। तो स्टैटिस्टिक्स जून 2026 से एक न्यू पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो बस मैंने इस पेपर को अच्छे से एनालाइज किया है, और उसी का अपना एक मतलब सब कुछ देखते हुए मैंने एक ओपिनियन बस यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते क्योंकि स्टैट में एग्जैक्ट नहीं चलता है। ठीक, स्टैटिस्टिक्स जो होता है अप्रॉक्सीमेट पे ही चलता है। तो जो यहाँ पे रिजल्ट रखा जाता है वो अप्रॉक्सीमेट बेस्ड ही रखा जाता है। जैसे हम जब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ से एक लिमिट लगा देते हैं हम लोग कि यहाँ से यहाँ तक ये हो सकता है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि 200 मार्क्स ये बनेगा, तो वो 200 मार्क्स तो वो एग्जैक्ट हो गया। पर स्टैट्स के इनसाइड एग्जैक्ट का इंफॉर्मेशन होता है, अप्रॉक्सीमेट का इंफॉर्मेशन होता है, तभी एक जो रिजल्ट जो दिया जाता है एक इंटरवल बेस्ड ही दिया जाता है। पर ये है, चलिए कोई बात नहीं। तो आप अगर इस बार पेपर आपने दिया है तो एक मैंने यहाँ पे एक पेपर को एनालाइज करके वो सारे चीज़ें रखा हुआ है, तो आप उससे भी आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप में से जो भी कैंडिडेट जो दिसंबर 2026 को टारगेट करके चल रहे हैं तो इस लेक्चर्स को देखने के बाद उनको एक आइडिया भी लग जाएगा कि इस पेपर के इनसाइड सिलेबस कौन से हैं, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक ये हैं, कितने नंबर ऑफ पेपर्स ये हैं। ठीक, पेपर्स तो वो एक पता चल जाएगा। उसके साथ साथ क्या कैसे ये और भी सारी चीज़ अगर हम तैयारी करते हैं तो अपकमिंग जो एग्ज़ाम दिसंबर के जो होंगे तो उसमें टॉपिक वाइज किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एक आइडिया तो कम से कम इस लेक्चर्स के माध्यम से लगा ही सकते हैं। ठीक, तो और यूजीसी नेट दिसंबर 2026 को लेके हमारे अपने कोर्स भी आ रहे हैं, और इस एंड ऑफ द मंथ ये हमारा अपना कोर्स ये आएगा। तो आप में से जो भी कैंडिडेट अगर दिसंबर 2026 को टारगेट करके चल रहे हैं तो वो इस कोर्स में इनरोल करके आप अपनी तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशंस के इनसाइड मिलते हैं। और नेक्स्ट सेशंस में हमारी जो स्टैटिस्टिक्स बेस्ड जो सीरीज जो चल रही है जिसमें अभी हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम लोग इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसके बाद हम लोग जो डिस्क्रिप्टिव मेजर्स के इनसाइड जो उसका अपना जो इंट्रोडक्शन ये होता है। ठीक, ऑब्जर्वेशंस क्या होता है, स्टैटिस्टिकल डेटा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात करते हैं। तो इस पे बेस्ड हमारा लेक्चर्स ये हो गया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर्स आएगा जो उसके अपने स्टैटिस्टिकल मेजर्स की बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव मेजर के इनसाइड, जिसमें मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन्स, मेजर ऑफ कर्टोसिस, मेजर ऑफ स्क्यूनेस, तो इन पे बेस्ड हमारे अपने लेक्चर्स आएंगे। तो आप उन लेक्चर्स को भी देखिए और उसको अच्छे से अपना नोट्स भी बनाते चलिए, और जो दिसंबर 2026 के आप एग्जाम होंगे तो उसको आप क्लियर, तो उसके माध्यम से आप अपना
उसको क्वालिफाई करने का भी एक अपना वे ऑफ पाथ इसमें बनाइए, जिससे आप उसको लेके आप चल सकें। ठीक, तो चलो हम लोग सेशंस को बंद करते हैं, नेक्स्ट सेशन में शायद मिलते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।